हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये प्योरली बेस्ड है मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मेंडलिज्म क्या है, मेंडलिज्म में जेनेटिक्स मतलब किस तरीके से इंटरलिंक है, और जेनेटिक्स में जो मेंडल है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या है, उन्होंने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और किस चीज से किया, क्यों किया, ये सारी चीज जो है आज हम पूरा का पूरा जानेंगे। तो मान लीजिए आज का जो पार्ट है वो हिस्ट्री को पूरा आपके सामने रखेगा। ज्यादा बोरिंग नहीं होगा दोस्तों, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक बने रहिए, पूरे चीज को पूरे कंसेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिगोर जोहन मेंडल, ठीक है दोस्तों, ग्रिगोर जोहन मेंडल यही वो साइंटिस्ट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है गवर्निंग ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, लॉ दिया था कि जो हमारा ट्रेड ट्रेड का मतलब है दोस्तों, सीधा मतलब है, ट्रेड का मतलब है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर पेरेंट से किस तरीके से एक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, इसका लॉ हमें मेंडल ने दिया था, या फिर इस लॉ के पूरा का पूरा श्रेय मेंडल को जाता है। ठीक है दोस्तों, मेंडल का जन्म जो है एक बर्न नाम के एक शहर में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1822 में हुआ था, तो उनका डेथ जो है 1884 में हो गया था। तो ग्रिगोर जोहन मेंडल जो है, उनको जब 21 ईयर हुआ तो उन्होंने घर पर छोड़ के मॉन्चेस्ट्री ज्वाइन कर ली, जहाँ पे वो जो प्रेयरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे वहां पे बढ़िया सा छोड़ मतलब गार्डन था, और उसी गार्डन में ही शायद उन्होंने उनका जो है टी प्लांट लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो हमारे ग्रेवर जॉन मॉन्टे वो एक अगस्तियन या फिर ऑस्ट्रियन मॉन्क है। ठीक है, और उनको फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फाउंडेशन है, जो बेस जो है, नींव जो है, वो मेंडल ने रखा था। ये तो हम सब जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि दोस्तों, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स जो है वो है ग्रिगर जोहन मेंडल। दोस्तों, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स जो है ग्रिगर जोहन मेंडल है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि फाउंड मतलब जो खोजा है उन्होंने, वो भी यही ग्रिगर जोहन मेंडल। क्यों है, किस लिए है, ये हम आगे जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो स्टडी यानी कि जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किया था गार्डन पी में, जिसको कि हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं। ठीक है, और उनका वो है 1854 में उन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए हैं। ओके, और वो लॉ कौन कौन से हैं हम आगे जानेंगे। ओके, मेंडल वाज, देखिए मेंडल का जो लॉ है या फिर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उन्होंने उसको पब्लिश नहीं कर पाए थे अच्छे से। उनका जो पूरा लॉ था उसको पब्लिश नहीं कर पाए थे, हालांकि यहाँ पे दिया है, लेकिन उनका जो प्योर लॉ था वो अच्छे से पब्लिश नहीं हुआ था। बाद में 1902 या फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ, थ्री साइंटिस्ट जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ये तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडलिज्म को रीडिस्कवर्ड किया। मेंडलिज्म को रीडिस्कवर करके पूरा का पूरा श्रेय मेंडल को दिया, और उसी दिन से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यस, तो आज थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। ग्रेगर जोहन मेंडल जो कि एक ऑस्ट्रियन मॉन्क है, ठीक है, और उन्होंने स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी प्लांट। उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था कि पी प्लांट में, किसमें स्टडी किया था, पी प्लांट यानी कि पाइसम सराइवम में स्टडी किया था कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, यानी कि एक कैरेक्टर, ट्रेड का सीधा सा मतलब मैंने आपको बता दिया, ट्रेड का मतलब है कैरेक्टर, आगे देखेंगे उनका मीनिंग क्या होता है। कैरेक्टर किस तरीके से एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग में जाता है, इसकी स्टडी मेंडल ने की थी उस समय। और उन्होंने डेवलप किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की, यानी कि जो इनहेरिट हो रहा है जीन, या फिर आप बोल सकते हैं कैरेक्टर जो इनहेरिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसी चीज को बेस करके उन्होंने कुछ लॉ दिए थे। उस लॉ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है कि रिकॉग्नाइज अंटिल टर्म। ठीक है, मतलब उनका जो काम है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, उनके जीवित जब वो थे तो उनका काम उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने उनको रीडिस्कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो इन बिटवीन 1856, देखिए उनका जो काम है स्टार्ट हुआ था 1856 में। ठीक है, 1856 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्ट, और 1856 और 1863 के बीच में उन्होंने क्या किया, 28,000 टी प्लांट के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया। इट्स नॉट एन लेस नंबर दोस्तों, उन्होंने 28,000 प्लांट के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया। कौन सा टेस्ट किया, उनका एक्सपेरिमेंट जो है किया, एंड ही फाउंड दैट प्लांट ऑफस्प्रिंग रिटेन द ट्रेट ऑफ द पेरेंट। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने देखा
कि पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स जो है उनके बच्चों में देखी जा रही है। ठीक है, यही उन्होंने देखा कि ऑफस्प्रिंग रिटेन द ट्रेट्स ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि मेरे पापा जो है उनका कुछ कैरेक्टर मैं अपने अंदर जब पैदा हो रहा हूं तो लेके आ रहा हूं। यही उन्होंने पी प्लांट में देखा था। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन अभी भी उनको साथ सजा कर रखा गया, साइट ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सपेरिमेंट गार्डन। ठीक है, चेक रिपब्लिक में ये जगह अभी भी मौजूद है जहां पर कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, पार्टिकुलर देखिए, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के टाइम मेंडल को पता नहीं था कि क्या ऐसा चीज है जो कि इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स से, मान लीजिए एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो है एक ट्रेट उसके ऑफस्प्रिंग में देखा जा रहा है। मान लीजिए पेरेंट्स जो है टॉल है तो उसका ऑफस्प्रिंग भी टॉल हो रहा है, मान लीजिए इसको। तो मेंडल स्टार्टेड द फिजिकल ट्रेट और इनहेरिटेड एज ए पार्टिकल। तो उन्होंने उनका नाम पार्टिकल रखा क्योंकि उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या चीज है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम पार्टिकल रखा। मेंडल डिड नॉट नोट दैट द पार्टिकल वर एक्चुअल क्रोमोसोम और डीएनए। ठीक है, तो मेंडल को पता नहीं था कि वो पार्टिकल एक्चुअल में क्रोमोसोम है या फिर डीएनए, उनको पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या रखा, द मेंडल स्टार्टेड दैट फिजिकल स्टेट इनहेरिटेड एज पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये सब ये साफ पता चलता है कि मैंने जब डिस्कवरी कर रहे थे उनको कोई नॉलेज ही नहीं था कि डीएनए हो सकता है फिर क्रोमोसोम हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो जो ट्रेड जो जा रहा है उसको ना पार्टिकल रखा। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं उन जेनेटिक के, जो मेंडल जो कर रहे थे उसके ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ट्रेट क्या है? ट्रेट एंड कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेट कोई कैरेक्टर हो सकता है दैट कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो कैरेक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरे पापा टॉल हैं तो मेरा हाइट भी टॉल होगा, तो ये जो टॉलनेस है ये कैरेक्टर है जो कि मेरे पापा से मेरे पास आ रही है, तो उसी को ही हम बोलते हैं ट्रेट। ठीक है दोस्तों, फिर हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का सीधा मतलब है पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये जो जा रहा है, ये जो ट्रेट जा रहा है, मतलब पेरेंट्स से कुछ जो, अगर ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से कुछ चीज जो ऑफस्प्रिंग को जा रहा है वो क्या है? वो ट्रेट है। तो ट्रेट जाने के प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी, यानी जो चीज जा रही है उसको बोलते हैं प्रोसेस को हेरिडिटी। और जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जो ट्रेट, ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, जो ट्रेट पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग में जा रही है उसको बोला हमने ट्रेट। जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है उसको बोला हमने कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के जाने के प्रोसेस को बोल रहे हैं हम हेरिडिटी, और उसकी स्टडी को, हेरिडिटी की स्टडी को बोल रहे हैं हम जेनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो क्रस है, ये क्रसेस है मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि टाइप ऑफ क्रस होते हैं। क्रसेस में देखिए कि क्रस मतलब वो क्रस नहीं, यहाँ पे मेंडल क्रस कुछ अलग है। ठीक है, ये भी उतनी ही दिक्कत देंगे जितना वो देती है। तो मोनोहाइब्रिड क्रस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रस मतलब इतना जान लीजिए कि मोनो यानी कि वन, सिंगल, ओके, और हाइब्रिड यानी कि जो ट्रेड्स जा रहे हैं। तो सिंगल स्टेट का अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रस कहते हैं, और डाई यानी कि दो ट्रेड की अगर हम स्टडी करते हैं डाईहाइब्रिड क्रस कहते हैं। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, पनेट स्क्वायर है जो कि हमें जो जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इस सब का काम आगे है, इसका इस सब में अभी आप मत उलझिए। ठीक है, ये जो सारी चीजें ये मैंने पहले भी डिस्कस कर ली है दोस्तों कि जो एलील क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, रिवीजन के थ्रू हम देख लेते हैं। एलील का सीधा सीधा मतलब होता है टू फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। मैंने कल जैसा आपको बताया था कि एक ए है, ठीक है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये दोनों जीन है, लेकिन क्या है, इनका फॉर्म अलग है, क्योंकि ए रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ और ये छोटा ए रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ और, यानी कि ये दिखा रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर जो जीन डिफरेंशिएशन दिखा रहा है या फिर वेरिएशन दिखा रहा है, मेन चीज वेरिएशन दिखा रहा है, तो उसको हम कहते हैं, अगर वेरिएशन दिखा रहा है तो उसको हम कहते हैं एलील। ठीक है दोस्तों, डोमिनेंट क्या है? स्ट्रॉन्गर ऑफ टू जीन। ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑफ टू जीन यानी कि जो जीन दोनों में स्ट्रॉन्ग होगा उसको हम कहेंगे एलील। ठीक है, जो जीन हमारे दोनों में स्ट्रॉन्ग होगा, मान लीजिए ए और ए है, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को और छोटा ए रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट को। अगर दोनों में फाइट हो रही है और दोनों में फाइट हो रही है तो कौन जीतेगा? बड़ा ए जीतेगा, कैपिटल ए जीतेगा, और जो प्लांट होगा वो क्या होगा? टॉल होगा। ये सब हम जानते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डोमिनेंस, यानी कि जो
अगर किसी और चीज के ऊपर हावी हो रहा है तो उसको बोलेंगे डोमिनेंस। अगर घर में झगड़ा होता है मान लीजिए, ठीक है, हमारे घर में छोड़िए, हमारे निजी जीवन में जैसे झगड़ा होता है, देख लीजिए अगर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड झगड़ा कर रहे हो तो जीतेगा कौन? ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड जीतेगी, क्योंकि वो उसके ऊपर डोमिनेंस करेगी। आखिर हो ना हो बच्चे मतलब लड़के को तो मानना ही पड़ेगा ना। तो इसी में डोमिनेंस कौन है? जीएफ डोमिनेंस करके किसके ऊपर? बीएफ के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। तो एक्सप्रेस इन द हेडेड, देखिए अगर ये इसके ऊपर डोमिनेट कर रही है तो ये अपना कैरेक्टर कौन दिखाएगी? ये दिखाएगी। अगर बोलेगी आइसक्रीम खाना है तो खाना है, ठीक है। अगर नहीं, अगर लड़का बोलेगा नहीं खाना है तो वो मान ही नहीं सकता। तो मतलब जो डोमिनेंट होगा उसी की बात मानी जाएगी और आइसक्रीम भी उसी के साथ खाया जाएगा, ठीक है। तो रिसेसिव क्या है? रिसेसिव का सीधा मतलब है कि जीन दैट शो ऑफ द लेस ऑफ वन इन द क्रॉस, ठीक है। मतलब जो नहीं कर पाया, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो अपनी दावेदारी साबित नहीं कर पाया, वो बन गया यहाँ पे रिसेसिव, यानी कि बॉयफ्रेंड बन गया रिसेसिव, गर्लफ्रेंड बन गया डोमिनेंट, ठीक है। ये मैं एग्जाम के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोर टर्मिनोलॉजीज, तो दोस्तों जो सारे टर्म्स हमने पहले से देख लिए थे, इसको एक बार हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब सीधा मैंने आपको बताया था कि जीन के टाइप को हम जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। कल का वीडियो आप देख लीजिए, मतलब जिसका प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। जीनोटाइप को हम क्या बोलते हैं? जीन के जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे कि देखिए यहाँ पे आर एक जीन है और दूसरा आर एक जीन है। जैसे कि हमने बताया था, मैंने इसके प्रीवियसली आपको बताया कि बड़ा एक जीन है और छोटा और एक जीन है, इन दोनों को बोलते हैं एलील। तो इन सारे जीन्स को हम क्या बोलेंगे? जीन के डिफरेंट टाइप को बोलेंगे हम जीनोटाइप। इसका मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है, उस पर जाकर के देख लीजिएगा। फेनोटाइप का मतलब है द फिजिकल फीचर रिजल्टिंग फ्रॉम ए जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अगर मान लीजिए कैपिटल ए है, अगर ये टॉल मतलब हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए है तो हाइट क्या होगा? टॉल होगा। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो हमारे बाहरी त्वचा में देखी जा रही है, मान लीजिए मेरा जो कलर है या फिर मेरा हाइट है, ये सारे की सारे चीजें फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं। और जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स का मतलब है जो जीन है हमारे अंदर, जो जीन की मतलब बनावट है या फिर जीन के चेंजेस है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिजिकल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए जीनोटाइप। जीनोटाइप जो कि फिजिकल फीचर्स दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि एग्जांपल रेड हो गया, व्हाइट हो गया, जो फ्लावर के कलर्स होते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसको आप जहाँ के वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है वो देखते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे हुआ था वो मेंडल ने किस तरीके से किया, ठीक है। तो जो स्टडी की थी उन्होंने गार्डन, ठीक है, उन्होंने गार्डन पी को यूज करके अपना स्टडी जो है किया था। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और उनको गार्डन पी मिल गया जो उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। कुछ तो रीजन होगा। अगर कुछ रीजन नहीं होता तो उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों चुना? कुछ और चुन लेते, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ और गुलाब का फूल ही चुन लेते। तो गार्डन पी को उन्होंने क्यों चुना, पाइसम सटाइवम को उन्होंने क्यों चुना, उसके ऊपर हम थोड़ा नजर डालते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि बाकी सारे फ्लावर या फिर बाकी सारे प्लांट से उसको डिफरेंशिएट करते थे। कि देखिए दे कैन ग्रो इजीली, पहला बात जल्दी से ग्रो हो जाएगा, मतलब इजीली ग्रो हो जाएगा, नखरे नहीं उठाएगा ये, ठीक है। दूसरा बात शॉर्ट जनरेशन टाइम, उसका लाइफ साइकिल जो है बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए कि उसको रिजल्ट आने में बहुत ही आसानी होगी। या फिर एक रिजल्ट आ गया तो दूसरे रिजल्ट के लिए उनको ज्यादा देर वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग सबसे गंदी बात होती है। दे हैव मेनी डिफरेंट विजिबल ट्रेड्स। तो देखिए उनका जो ट्रेड्स है यानी कि जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया एक व्हाइट है एक पर्पल है, ठीक है, एक व्हाइट है एक पर्पल है, या फिर एक्सियल है टर्मिनल है फ्लावर का, या फिर ग्रीन है येलो है, ये सारे ट्रेड जो है इजीली दिखाई दे रहे थे। कुछ मिक्सअप ट्रेड नहीं थी उनके लिए तब तक, उनका जो डिफरेंट ट्रेड्स है वो इजीली दिखाई दे रहे थे। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया यार मेटिंग कैन बी इजीली कंट्रोल। उनका जो मेटिंग है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, उनका जो पोलिनेशन प्रोसेस है, पी प्लांट का जो पोलिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ही इजी था, ठीक है दोस्तों, वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। दे कैन ग्रो इन लार्ज नंबर, ठीक है दोस्तों, वो ऐसा प्लांट थे कि ज्यादा ग्रो मतलब लार्ज नंबर में ग्रो भी किए जा सकते थे और इजीली उनको मेंटेन भी किया जा सकता था, ठीक है। और उनका देखिए जो 7 कैरेक्टर्स है यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ओके। फिर से देख लेते कुछ और। पी पैसा सटाइवम है सेवरल कैरेक्टर, देखिए जैसे कि डिस्टिंक्ट ट्रेट यानी कि मतलब अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर्स जैसे कि हमारे पर्पल और व्हाइट कलर हो गए,
या फिर उनका पॉड कलर हो गया, या फिर टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, ये जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, यानी मतलब एक आम आदमी भी देख सकता है, उसका मतलब ये है। उसका जो मेटिंग है उसको कंट्रोल किया जा सकता था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जा सकता था, उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया जा सकता था। आगे देखेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने अपने हाथों से इसको फर्टिलाइज किया है, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। बस इतना जान लीजिए कि उसमें फर्टिलाइजेशन या फिर मेटिंग को कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। कैन क्रिएट ट्रू ब्रीडिंग, उसके अंदर उसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई जा सकती है, ठीक है, यानी कि ओनली कंटेन वन कैरेक्टर। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब ये है कि वो अपने जो कैरेक्टर से वो रिटेन करे, एक सिंगल कैरेक्टर वो विजिबल करे, इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोला जाता है। ये सारी चीजें जो हमारे पी प्लांट में की जा सकती थी, इसलिए मेंडल ने जो है पी प्लांट को चूज किया। और चूजिंग आपको पता है चूज करना कितना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए देखते हैं, मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है, तभी हम मतलब समझ पाएंगे कि मेंडल ने किस तरीके से पापड़ बेले होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो प्लांट होता है, प्लांट का जो पोलन होता है, ये जो पोलन पार्ट है, ये पोलन पार्ट, सॉरी ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये जो पोलन पार्ट है, ये जो पोलन पार्ट कंटेन करता है स्पर्म, ओके, स्पर्म प्रोड्यूस बाय स्टेमेन, ये उसका पूरा का पूरा स्टेमेन है, यानी कि स्टेमेन कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर लगा रहता है एक एंथर, ठीक है, इसके ऊपर लगा रहता है एक एंथर, ये एक स्टेमेन है, स्टेमेन के ऊपर लगा रहता है एंथर, इसकी, और ये एंथर में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं। और ओवेरी जो है, ठीक है, ओवेरी जो है वो कंटेन करता है एग सेल, उसके अंदर होता है एग, ठीक है। और वही एग में जब ये स्पर्म जा करके मिलता है तो होता है क्या, फर्टिलाइज, ठीक है। तो जब एग के साथ स्पर्म मेट करेगा तो होगा फ्लावर का फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन के भी दो तरीके हैं, एक हो गया हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो गया हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एक प्लांट है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी खुद की एक स्टेमेन है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मान लीजिए ये एक स्टेमेन है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बना के बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ओके, ये एक फ्लावर है, इसके खुद की एक स्टेमेन है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और खुद का ही एंथर है, ठीक है, ये इसका एंथर है। तो मान लीजिए क्या होता है, इनके एंथर में होंगे स्पर्म, इनके एंथर में स्पर्म होंगे, ठीक है, और इनका जो एग है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो अगर एक ही फ्लावर में क्या हुआ, एक ही फ्लावर का स्पर्म जाके अगर उसी के साथ मेट करेगा तो उसको बोला जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसका ही एंथर का जो स्पर्म जा करके उसी के ओवरी के एग के साथ अगर फर्टिलाइज करेगा तो वो होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है खुद ही अपना फर्टिलाइजेशन वो करवा रहा है, या फिर बोलेंगे वो कौन से मेथड में होता है, वो सेल्फ पोलिनेशन मेथड में होता है, यानी कि उसका ही पोलन उसके अंदर गिर गया, वो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, मान लीजिए ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, और इसका जो इसका भी एक तो स्टिग्मा होगा, ठीक है, इसका एक स्टिग्मा होगा और इसका होगा कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंथर का अगर स्पर्म, ओके, ये एंथर का स्पर्म अगर जा करके मेट करे, ये एंथर का स्पर्म जा करके मेट करे, या फिर मान लीजिए यहाँ से एक स्पर्म आ रहा है और इसके एग के अंदर घुस के इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ओके, तो ये हो जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। यानी कि डिफरेंट फ्लावर, ओके, डिफरेंट फ्लावर में अगर आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो होगा क्या, क्रॉस, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। और सेल्फ का मतलब है खुद के ही अंदर, यानी कि सेम फ्लावर में अगर हो रहा है तो वो हो रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर इन द सेम फ्लावर से, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो सेम फ्लावर में अकर होता है, और जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो होता है हमारे डिफरेंट फ्लावर में, ठीक है दोस्तों। ना आपको शायद अच्छे से पता चल गया होगा। देखिए कोई बात नहीं, सेल्फ का मतलब खुद से है, अपना। दोस्तों अब देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंडल एक्सपेरिमेंटल मेथड, उन्होंने किस मेथड से
अपना जो एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया था। तो इस मेथड को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके मतलब बेसिक को जान लेते हैं कि आपको जैसे मैंने बताया था कि क्रॉस पोलिनेशन होता है या फिर और एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, या मैंने आपको बताया था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए थोड़ा सा एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं कि टू डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट को लिया जाता है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में खुद वही प्लांट में किया जाता है। तो इसी मेथड को हम देखेंगे, फिर से इस मेथड को हम देखेंगे इस तरीके से कि क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं और सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक प्लांट की, ठीक है, एक फ्लावर है, यहाँ पे मान लीजिए एक फ्लावर है, फ्लावर का जो क्या है स्टिग्मा है, ठीक है, फ्लावर का स्टिग्मा है और साइड में उसके एंथर यानी कि स्टेमेन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स है, और एक फ्लावर है, और एक फ्लावर बना लेते हैं यहाँ पे, उसका भी एक स्टिग्मा है, ओके, और इसके स्टेमेन जो यानी कि एंथर जो है साइड में प्रेजेंट है। तो इस मेथड में क्या करेंगे कि एक प्लांट की, ठीक है, एक प्लांट के पोलन ग्रेन को यानी कि एंथर को ब्रश के जरिए फिर कोई भी चीज के जरिए, हाथ के जरिए जो है वो लिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, और एक प्लांट के स्टिग्मा में, ठीक है दोस्तों, एक प्लांट के क्या करेंगे, एक प्लांट के एंथर को लेंगे और उसको लेकर के छोड़ देंगे किसी और प्लांट के स्टिग्मा में। इसको बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जो कि हाथ से करवाया जाएगा, कि मतलब गलती की कोई गुंजाइश जैसे ना हो। जब उसको कर देंगे तो उसको तब क्या करेंगे, जितने भी सारे एंथर हैं, एंथर यानी कि जितने भी सारे एंथर है उस प्लांट के जिसमें फर्टिलाइजेशन किया गया है, उस प्लांट के एंथर को रिमूव कर देंगे, काट दिया जाएगा, ताकि सेल्फिंग जो है वो ना हो पाए, जैसे कि नो सेल्फिंग कैन ऑकर। सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पोलिनेशन होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, उसके जो एंथर है उसको काट देंगे, ठीक है, उसके एंथर को काट देंगे तो क्या रहेगा, बस बस रहेगा स्टिग्मा, तो बस स्टिग्मा रहेगा। ये मेथड है क्रॉस पोलिनेशन का, यानी कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन मेथड, जिससे कि ब्रश के थ्रू क्या करेंगे, एक प्लांट का फ्लावर लेकर के दूसरे प्लांट में हम डाल देंगे और उसके एंथर को हम काट देंगे ताकि सेल्फिंग ना हो पाए, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन मेथड में क्या होता है, देखिए सेल्फ पोलिनेशन मेथड पे क्या होगा, ये मान लीजिए फ्लावर है, तो उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या करेंगे, जो साइड में एंथर होगा, जब मतलब नेचुरली फर्टिलाइजेशन जब होगा तो होगा, उसको ना वेट करते हुए आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा, एक ब्रश के जरिए फिर कोई स्टिक या फिर हाथ के जरिए उसके एंथर को लेकर के उसके स्टिग्मा में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसके स्टिग्मा में डाल दिया जाएगा, उसके स्टिग्मा क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि एक ही प्लांट में वन प्लांट कोई सेम है, सेल्फ में वन प्लांट है और क्रॉस में जो है टू प्लांट है, ठीक है, क्या किया जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन कर दिया जाएगा। इतना आपको पता चल गया होगा कि मतलब क्रॉस पोलिनेशन किस तरीके से होता है, सेल्फ पोलिनेशन किस तरीके से होता है। तो इसी मेथड का यूज किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मेंडल हैंड पोलिनेटेड, यानी कि उन्होंने हैंड पोलिनेशन किया, क्योंकि मेंडल को अपने हाथ से करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपने ही मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते थे, ठीक है। तो उन्होंने हैंड पोलिनेटेड किया, यानी कि प्लांट का जो पोलन ग्रेन है उसको लेकर के उन्होंने पोलिनेशन किया, हाथ से पोलिनेशन किया, एंड ही कुड स्नाइप द स्टेमन टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने देखा क्रॉस पोलिनेशन में क्या करते हैं, स्टेमन को काट दिया जाता है, एंड कवर ईच फ्लावर विद ए कॉटन बैग। क्लॉथ बैग से क्या किया, सारे फ्लावर्स को ढक दिया ताकि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है दोस्तों, डिस्टर्बेंस टोटली ना हो, क्योंकि अगर डिस्टर्ब हो गया तो मतलब काम खत्म। तो और उसके बाद उन्होंने ट्रेस किया ट्रेड्स को, सेवरल जनरेशन तक उन्होंने ट्रेड्स को देखा। तो पहले उन्होंने क्या किया, हम उसको स्टेप में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेंडल प्रोड्यूस प्योर स्ट्रेन अलाउइंग सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन की कुछ प्लांट को, देखिए सेल्फ पोलिनेशन किस तरीके से किए, मेल एंथर मौजूद है, फीमेल स्टिग्मा मौजूद है, ओवरी मौजूद है, तो मेल एंथर को लेकर के उन्होंने फीमेल स्टिग्मा में डाला,
तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मिनेशन हुआ और उनको उनका जो चीज चाहिए था उनको वो मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर उनकी जो उनका जो एक्सपेरिमेंट है, उनके एक्सपेरिमेंट को अगर हम समराइजेशन करें तो किस तरीके से करेंगे, उनका स्टेप देख लेते हैं, इनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले उन्होंने सिलेक्ट किया एक ट्रू ब्रीड लाइन, मतलब उन्होंने 2 प्लांट लिए। ठीक है, 2 प्लांट लिए, मान लीजिए 2 प्लांट है, ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है दोस्तों, बस देख लीजिए 2 प्लांट है। 2 प्लांट को उन्होंने लिया, मतलब प्लांट लिया, प्लांट पे उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडेशन किया, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड किस तरीके से बन सकता है ये सब आप सबको पता है। हाइब्रिड तभी बनेगा जब 2 अलग अलग चीजें मेट करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट का इस्तेमाल किया। इसी में उन्होंने पहला स्टेप किया था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन किया। क्रॉस पोलिनेशन किस तरीके से किया, इन्होंने इसके एंथर को लिया, एंथर को पेंट ब्रश में लिया और उस पेंट ब्रश को लेकर के उन्होंने यहाँ पे इस जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में उन्होंने डाल दिया, यहाँ के जो स्टिग्मा है फिर स्टिग्मा में उन्होंने डाल दिया। ओके, और वो जाकर के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प किया और उन्होंने उसका जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया और बाहर एक क्या लगाया, क्लॉथ बैग लगा दिया, जैसे कि वहां पे कोई दूसरा पोलिनेशन ना आए, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, तो ग्रो करने में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, और उन्होंने ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो क्या हुआ, जब वो मेट कर गया स्पर्म, इसका एंथर, ठीक है, इसका एंथर इसके किसके साथ, इसका ओवरी में जब गया, ओवरी में गया तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो उनको क्या मिला, एक हाइब्रिड प्लांट मिला, उनको मिला एक हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, हाइब्रिड प्लांट मिला। उस हाइब्रिड प्लांट को उन्होंने फिर क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन किया, यानी कि जो प्लांट मिला, मान लीजिए उनको एक हाइब्रिड प्लांट मिला यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक हाइब्रिड प्लांट मिला उनको, यानी कि इन दोनों का जो प्रोजेनी है इनको ये मिला, उसको उन्होंने F1 जनरेशन दिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे F1 जनरेशन क्या होता है, दिया। तो इस प्लांट को किसके साथ मेट किया, सेल्फ, यानी कि खुद के साथ उन्होंने मेट करवाया। सेल्फ पोलिनेशन क्या किया, दूसरा स्टेप में उन्होंने किया सेल्फ पोली। दोस्तों, पहले उन्होंने एक ट्रू ब्रीड लाइन प्लांट को लिया, उसमें उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया। ठीक है, उसके बाद उसी प्लांट को उन्होंने किया सेल्फ पोलिनेशन, और यही चीजें हम आगे चल करके उनके स्टेप में देखेंगे। और उन्होंने कुछ ट्रेड्स देखे, जब उन्होंने उसी प्लांट को सेल्फ किया, सेल्फिंग किया दूसरे प्रोसेस स्टेप में, तो उनको कुछ ट्रेड्स मिले जो कि हम आगे। तो टोटल उनको जो है, टोटल जो उनको मिला वो था 8 ट्रेड्स मिले, टोटल उनको 8 ट्रेड्स मिले हैं, टोटल जो है 8 ट्रेड्स मिले। ठीक है, और वो 8 ट्रेड्स में क्या क्या है आइए देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसको 8 कैरेक्टर जो मिले थे। वो पहला कैरेक्टर था सीड का शेप, यानी कि जो पी प्लांट है उसका सीड, यानी कि उसका जो सीड है उसका शेप किस तरीके से होगा, राउंड होगा या फिर रिंकल होगा। राउंड यानी कि पूरा गोल, ठीक है, राउंड यानी कि पूरा गोल होगा, या फिर रिंकल यानी कि थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, सीड का कलर क्या होगा, सीड का कलर जो है वो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। ठीक है, और पोड़ का शेप क्या है, पोड़, पोड़ म्हणजे सीड का जो बाहरी कवर, ये मान लीजिए एक सीड है। ठीक है, ये एक सीड है, तो ये इसका पोड़ है। ठीक है, तो पहले उन्होंने देखा सीड का शेप, सीड का शेप स्मूथ हो रहा है या फिर रिंकल हो रहा है, या फिर राउंड हो रहा है या फिर रिंकल हो रहा है, या फिर उसका कलर देखा, कलर क्या है, येलो हो रहा है या फिर ग्रीन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा उसका पोड़ का शेप, पोड़ माने जो बाहरी कवर, वो कैसा है, वो सही है या फिर रिंकल है। ठीक है, लेकिन वो भी स्मूथ है, स्मूथ या फिर रिफ्लेक्ट लेके जो भी लिखिए, स्मूथ है या फिर रिंकल है। पोड़ का कलर कैसा है, ग्रीन कलर का पोड़ कलर है या फिर येलो कलर का पोड़ कलर है। ये टोटल हो गए उसके 1 2 3 4 ट्रेड। बाकी जो ट्रेड्स थे, 3 ट्रेड्स थे, वो था फ्लावर का कलर। ठीक है दोस्तों, वो है फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर पर्पल है या फिर व्हाइट है। फ्लावर का पोजीशन कहाँ पे है, उसका स्टेम में है, ठीक है, या फिर टिप में है, यानी कि ऊपर है, टर्मिनल पोजीशन है या फिर एक्साइल है। तो एक्साइल लिख लेते हैं, इसको टर्मिनल लिख लेते हैं।
स्टेम का लेंथ क्या है, मतलब प्लांट का जो हाइट क्या है, वो टल है या फिर ड्वार्फ है यानी कि छोटा है। तो ये हो गया उसका पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है दोस्तों, ये टोटल उसके 8 कैरेक्टर थे, यानी कि सीड स्मूथ है या फिर रिंकल है, येलो है या फिर ग्रीन है। ठीक है, सीड उसका जो पोर है वो फ्लैट है या फिर रिंकल है, या फिर उसका पोर ग्रीन कलर है या फिर येलो कलर है। उसका जो फ्लावर है वो पर्पल कलर है या फिर व्हाइट कलर है। तो फ्लावर का जो, ठीक है, किस जगह पर प्रेजेंट है, वो फ्लावर जो है एक्सियल प्रेजेंट है यानी कि स्टेम में प्रेजेंट है, या फिर टिप यानी कि टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट है। उसके बाद जो है हमने देखा उसका मतलब हाइट, हाइट जो शॉर्ट है या फिर टॉप है। दोस्तों ये सारी चीजें जो है मेंडल ने देखा था। मेंडल ने जब देखा तो उनको कुछ इस तरीके से रेशियो जो है मिले। तो देखिए दोस्तों, मेंडल ने कितने सारे प्लांट को स्टडी किया था। उन्होंने लगभग 28 के यानी कि 28,000 प्लांट को स्टडी किया। टोटल 28,000 प्लांट को उन्होंने स्टडी किया था। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको मिला, देखिए जब उन्होंने फ्लावर कलर देखा तो फ्लावर कलर में देखिए उनको मिला 705 डोमिनेंट और 224 रिसेसिव। उसका जब उन्होंने रेशियो निकाला तो वो निकला 3.15:1। ठीक है, जब उन्होंने सीड कलर को देखा तो इसी तरीके से 6000 निकले उनके येलो और 2000 निकले ग्रीन। ठीक है, तो जो डोमिनेंट है वो येलो ले लिया उन्होंने और स्मॉल वाई ले लिया उनको ग्रीन को। तो इस तरीके से उनका रेशियो निकला 3:1। ओके, तो इसी तरीके से सारे देखिए दोस्तों, जैसे कि सीड शेप देखा उन्होंने, पोड कलर देखा, पोड के शेप को देखा, फ्लावर के पोजीशन को देखा, फ्लावर के हाइट को देखा, प्लांट का हाइट को देखा, तो उनको सारा ये जो रेशियो है ये कुछ बन बनाया रेशियो नहीं है दोस्तों, ये कोई एक्चुअल रेशियो है जो कि मेंडल को मिला था। और इसी रेशियो को मतलब देख करके अप्रोक्स जो है उन्होंने रेशियो दिया था 3:1 का। ठीक है दोस्तों, यही एक्सपेरिमेंट से उन्होंने रेशियो दिया 3:1 का, जो कि हम आगे चल करके पढ़ते हैं। तो जो उन्होंने डिस्कवर किया था, क्या एक्चुअल में उनका जो डिस्कवर का था वो सही में था, मतलब जो जो उन्होंने डिस्कवर किया था, डिड द ऑब्जर्व, ठीक है, रेशियो मैच विद द थ्योरेटिकल रेशियो। जो थ्योरेटिकल रेशियो दिया जा रहा है क्या वो एक्चुअल रेशियो से मैच कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था। द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड रेगुलर सीड इज 3:1। हम क्या लेते हैं, हम रेशियो को 3:1 लेते हैं। अभी भी जब हम लिखते हैं एग्जाम में और नोट्स पोस्ट जो में लिखते हैं वो 3:1 लेते हैं, लेकिन मेंडल ने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया था 2:96:1। तो इसका मतलब है कि एक जो थ्योरेटिकल दिया जाता है, थ्योरेटिकल दिया जाता है वो कभी भी मैच नहीं करता उनकी एक्चुअल में से। ठीक है, उनके एक्चुअल में से कभी भी मैच नहीं करता, बस अप्रोक्सली हम लेते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बस कुछ नहीं किया, बस ये मान लीजिए कि पहले उन्होंने क्या किया, एक हाइब्रिड बनाया। ठीक है, प्योर लाइन लिया, उसको एक हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड बना के उसको अपने में ही सेल्फिंग किया, और उसके बाद उन्होंने ट्रेड्स को स्टडी किया और उनको वो 8 ट्रेड्स जो है मिले। तो जनरेशन गैप क्या है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रख लीजिए। जनरेशन गैप क्या है, देखिए P1 जनरेशन यानी कि पेरेंटियल जनरेशन। पेरेंटियल जनरेशन यानी कि जो पेरेंट्स जनरेशन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम प्लांट लेते हैं, प्लांट 1 और प्लांट 2। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ए है और यहाँ पे स्मॉल है। तो ये हमारा प्लांट है, मतलब पेरेंटियल जनरेशन है। ठीक है, ये हमारा पेरेंटियल जनरेशन है, द पेरेंटियल जनरेशन इन ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जो प्लांट्स हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंटियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इन दोनों को जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे यानी कि मेट करेंगे, इनसे जो जाइगोट निकलेगा वो होगा हमारा, ठीक है, वो होगा हमारा F1 यानी कि फिलियल जनरेशन 1। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा फिलियल जनरेशन 1। तो सेकंड जनरेशन क्या होगा, सेकंड जनरेशन वो होगा सेकंड जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब हम इस फर्स्ट जनरेशन को, F1 जनरेशन को, मान लीजिए हमने ए हमारा फर्स्ट जनरेशन निकलता है, उसको हमने क्या किया, सेल्फिंग कर लिया और एक के साथ। तो इसका जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका जो निकलेंगे वो होंगे F2 यानी कि जनरेशन 2, ऑफस्प्रिंग जनरेशन 2। ठीक है दोस्तों, या फिर फिलियल जनरेशन 2। तो हम यहाँ याद रखिए कि F का जो मतलब होता है वो होता है फिलियल जनरेशन। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक हमने जाना कि एक्चुअल में जेनेटिक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मेंडल कौन थे, मेंडल ने पी प्लांट में किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया था, इन सारी चीजों के बारे में मैंने अच्छे से जाना। और इसी में कुछ डाउट हुआ तो आप इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में भी देख पाएंगे कि उसी टर्म जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आइए लास्ट में हम एक समराइजेशन कर लेते हैं कि हमने इस जो टोटल में हमने क्या क्या सीखा। पहले हमने जाना कि फादर ऑफ, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स जो है वो ग्रीगर जोहान मेंडल है। उनको ही कहा जाता है हमारा फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट, ठीक है, यानी कि पाइसम सडाइवम लेकर के एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये टर्म दिया कि ट्रेड जो है इनहेरिट करता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, तो ट्रेड जो है इनहेरिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। थर्ड में हमने जाना जो टर्म्स है वो क्या क्या है, तो टर्म्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फोर्थ में हमने देखा कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मेथड में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो है पहले प्योर लाइन को लिया, एक प्योर लाइन को लिया जो कि एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करता है, ठीक है। दूसरे में क्या किया, उन्होंने उसका हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन किया और F1 जनरेशन निकाला, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दो प्लांट को उन्होंने लेकर के क्या किया, मेट करवाया, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने देखा कि उन्होंने उस हाइब्रिड में जो F1 निकलता है, ठीक है, उस हाइब्रिड में जो F1 निकलता है, F1 का कर लिया सेल फर्टिलाइजेशन या फिर सल्फिंग कर लिया, ठीक है, सल्फिंग यानी कि उसी प्लांट को, मान लीजिए A0 है तो उसी प्लांट को उसी से ही क्या कर लिया, सल्फिंग कर लिया। और यही चीजें जो है हम क्या करते हैं, हम अपने जेनेटिक्स में देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, पेरेंट 1 होता है, एक प्लांट 1 होता है और एक प्लांट 2 होता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक प्लांट 1 होता है और एक प्लांट 2 होता है। तो ये जो प्लांट 1 है ये हमारा पेरेंटियल जनरेशन है। 5 नंबर में हमने देखा जनरेशन क्या होता है, गैप क्या होता है, जनरेशन गैप क्या होता है, ठीक है। पेरेंटियल जनरेशन है, ये पेरेंटियल जनरेशन है। इनका क्या होगा, दो एलील होगा, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है। मान लीजिए ए और इसका होगा ए, यानी कि ये देता होगा ए मतलब टॉल टॉल और ये हो गया शॉर्ट, मान लीजिए शॉर्ट, ठीक है। तो ये एक प्योर लाइन है, ये एक प्योर लाइन है, तो इनका क्या होगा, प्योर लाइन का हो जाएगा मेटिंग, ठीक है। इन दोनों का मेटिंग कर दिया जाएगा, यानी कि प्योर लाइन लिया गया, फिर उनका एक हाइब्रिड बना गया। यहाँ पे बनाया जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन जब करेंगे तो इसका ए आएगा, ठीक है, और इसका स्मॉल ए आएगा, दोनों आ गया, तो ये बन गया उनका F1 जेनरेशन, यानी कि प्रोजेनी या फिर जाइगोट कुछ ही बोल सकते हैं। F का मतलब है फिलियल जनरेशन, ये याद रखिए। तो क्या हो रहा है, तो देखिए पहले स्टेप में उन्होंने प्योर लाइन लिया, दूसरे स्टेप में उन्होंने बनाया एक हाइब्रिड, हाइब्रिड क्योंकि दोनों प्लांट से बना है। फिर क्या करेंगे, इसी हाइब्रिड को लेकर के वो क्या करेंगे, इसी हाइब्रिड से बनाएंगे वो, उन्होंने उसके बाद क्या किया, एक हाइब्रिड लिया, दूसरा हाइब्रिड लेकर के उन्होंने सेम, ठीक है, उन्होंने कर लिया सेल्फिंग, यानी कि सेम चीज को उन्होंने कर लिया सेल्फिंग, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट में, वन प्लांट में उन्होंने किया, वन प्लांट में उन्होंने सेल्फिंग कर लिया। यही स्टेप उन्होंने करके क्या किया, उन्होंने देखा टोटल 7 और 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट उन्होंने देखे, और उसी ट्रेड में से उन्होंने क्या कर पाया, रेशियो दिया 3:1, ये उनका अप्रोक्स रेशियो था, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस में देखा। दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में कुछ चीजें नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए,
कि एक्चुअल में आपको कौन सा में डिफिकल्ट लगा, क्या लगा, और आगे जो है हम जानेंगे कि क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, सारे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ त्रुटि रह जा रही, कुछ कमी रह जा रही तो आप मेरे को मेरे जो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे बताइए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे उस तरीके से चेंजेस लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।